Good evening, friends. Today we are going discussion on next diuretics. जैसा कि आपको पता है कि अपने लास्ट टाइम एग्ज़ाम के दौरान बात कर रहे थे कि फार्माकोलॉजी के एग्ज़ाम को कैसे आपने अटैम्प्ट करना है। अगर आपको अच्छे से उसके बारे में पर्टिकुलर किस ऑर्गन पे क्या इफेक्ट करेगा उस ड्रग्स के बारे में आपको नहीं पता है, तो एक टिकी मेथड के दौरान अपने लास्ट टाइम जो वीडियो डाली थी उसको आप देख लीजिए और उसके हिसाब से आप फार्माकोलॉजी कि किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे डी फार्मा हो चाहे बी फार्मा हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप इजीली अच्छे स्कोर के साथ अपने मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। तो आगे अपन नेक्स्ट थोड़ा एक स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन के साथ उसको अच्छे से इलैबोरेट करते हुए और अपन उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा और क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है वो भी इसके साथ साथ थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसे अपन डायरेटिक्स की बात कर रहे थे, तो डायरेटिक्स के अंदर आपने ये जाना था कि डायरेटिक्स ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। किसका रीअब्जॉर्प्शन? सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन है, उसको क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। एक बार दोबारा से फिर सुनिए, क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं। किसके रीअब्जॉर्प्शन को? सोडियम और वाटर के। अब मैं आपको सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कहाँ इनहिबिशन होता है थोड़ा सा एक बार छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, GFR है। नॉर्मली ये नेफ्रॉन है, आप इसे थोड़ा बड़ा सूक्ष्म रूप से आप समझने की कोशिश कीजिए। किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स की यूनिट प्रेजेंट होती है, ये आपका नेफ्रॉन है। इस नेफ्रॉन्स के अंदर सबसे पहला पार्ट, इनिशियल पार्ट होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, जो आपको शो किया गया यहाँ पे। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, यहाँ पे क्या होता है, हाई परफ्यूजन ऑर्गन है ये। यहाँ पे जितने भी ब्लड वेसल्स है, वाटर कंटेंट है, सारे के सारे क्या है, यहाँ ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है, या ब्लड वेसल्स आती है। कहाँ पे? यहाँ पे ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स क्या करती है, यहाँ पे ब्लड का फ्लो लेके आती है और उसके बाद में जो ब्लड के अंदर वाटर्स वगैरह, आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, वो यहाँ से क्या होते हैं, इस पाथ के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं। कैसे होते हैं वो भी अपन थोड़ा सा जानते हैं कि जैसे ही ब्लड की सप्लाई आती है, दो तरह से अपन यूरिन की वॉल्यूम को एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। कैसे? एक तो क्या होता है, जो ब्लड की सप्लाई है उसको इंक्रीज कर दे। अगर ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी तो अपना क्या है, यूरिन का वॉल्यूम है, वो यूरिन का एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाएगा, जिससे क्या है, यूरिन की वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा और यूरिन का एक्सक्रीशन ऑटोमेटिक वैसे ही बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होता है, अगर अपने ये जो आपका प्रॉक्सिमल ट्यूब्स है, यहाँ पे क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्स पे रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से, इस रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को क्या करते हैं अपन, इनहिबिट कर देते हैं। तो जो ये सोडियम और वाटर के कंटेंट वापस बॉडी में आने थे, ये सोडियम और वाटर के कंटेंट क्या होंगे, यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो दो ही टाइप के मैकेनिज्म इस पे वर्क करते हैं डायरेटिक्स के। एक तो क्या, अगर आप ब्लड की वॉल्यूम, ब्लड वेसल्स की वॉल्यूम है उसको बढ़ा देते हैं, मतलब हाइपरटेंशन की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, तो क्या होगा, बॉडी से यूरिन है वो ज्यादा बाहर निकलेगा। या दूसरी कंडीशन क्या होगी, जो अपना प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स है, मतलब सोडियम और वाटर है, वो यहीं पे होता है। इस सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं अपन, इनहिबिट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यूरिन है वो बॉडी से एक्सक्रीट होना, उसकी वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी। अब अपन थोड़ा सा इसमें आगे थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स है, ये मेनली क्या, अगर आपका सोडियम और वाटर के आयन है, सोडियम और वाटर दोनों, या जो जितने भी इसके अंदर आयंस हैं, वो आयन की इम्बैलेंसिंग हो जाएगी। जैसे अपना सोडियम आयन है, वाटर है, ये क्या होगा, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो गए, ये एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो क्या होगा कि इसकी वजह से अपने बॉडी के अंदर आयंस की कमी हो जाएगी, एलिमेंट्स की कमी हो जाएगी, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगी, इम्बैलेंसिंग हो जाएगी आयंस की बॉडी के अंदर। तो ये भी क्या एक तरह का इसमें साइड इफेक्ट्स अपने नोट कर सकते हैं। जैसे जैसे अपने साइड इफेक्ट आएंगे मैं धीरे उसके साथ साथ आपको क्या है बताता चलूंगा। अब अपन बात करते हैं, जैसे अपनी ये डेफिनेशन हुई, डेफिनेशन में क्या बोला गया, इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, सो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ एक्सक्रीशन। और सेकंड पॉइंट क्या कहा आपने, इफ इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेसल्स देन इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन। अगर ब्लड वेसल की वॉल्यूम बढ़ जाए और दूसरा रीअब्जॉर्प्शन है वो इनहिबिट हो जाए, तो क्या हो जाएगा, यूरिन की वॉल्यूम का एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाएगा। अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। नेक्स्ट अपना इसके बाद पॉइंट शुरू होता है क्लासिफिकेशन। अब डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन है डायरेटिक्स की। डिफरेंट क्लासिफिकेशन में कौन कौन से अपने, जैसे पहला आता है अपना हाई सेलिंग लूप डायरेटिक्स। हाई सेलिंग लूप डायरेटिक्स में डिफरेंट क्लास है। पहले है फ्लोसामाइड, दूसरी है डोर्सामाइड, विमेटानाइड एंड इथाकार्निक एसिड।
ये किसके अंदर आती है? हाई सीलिंग लूप डायोटिक्स के अंदर आती है। अभी हाई सीलिंग लूप डायोटिक्स कहाँ एक्ट होता है? पार्ट सेकंड पे होता है। किससे? लूप ऑफ हेनले पे एक्ट होता है। ठीक है, ये क्या करता है? सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड के ट्रांसपोर्ट को क्या करता है? इनहिबिट कर देता है। जिससे क्या होगा? ये इनहिबिशन हो जाएगी और सोडियम के और पोटेशियम क्लोराइड के जो ट्रांसपोर्टेशन है वो यूरिन के दौरान बॉडी से एक्सीट आउट होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ मतलब क्या होगा? इनका ट्रांसपोर्टेशन था उसको क्या करेगा? इनहिबिशन करेगा। ठीक है, ये ड्रग्स अपना इनहिबिशन करती है और किस पार्ट पे करती है? साइड सेकंड लूप ऑफ हेनले पे करती है। अब अपन आगे चलते हैं। दूसरी इसकी क्लास की कैटेगरी की ड्रग है मीडियम एफिकेसी डायोटिक्स, जो साइड थर्ड पे एक्टिव होते हैं, मतलब डिस्टल ट्यूबल्स पे। ये मैं आपको फ्लो डायग्राम समझाऊंगा अभी, क्योंकि ह्यूमन अनाटॉमी के बिहेव से जैसे अपन वर्क करता है उसको साथ उसके अकॉर्डिंग अपन उसको क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मीडियम एफिकेसी डायोटिक्स इसमें क्या रहता है? थायराइडिक्स लाइक डायोटिक्स, क्लोरथायराइड, हाइड्रोक्लोरथायराइड, जो क्या करते हैं? पोटेशियम के आयन के लेवल को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। जिससे क्या होगा? पोटेशियम के लेवल का आयन है वो कम हो जाएगा बॉडी में, जिससे हाइपोकैलेमिया की कंडीशन कॉज हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड का क्या होता है? सिम्पोर्टिंग होती है और पोटेशियम के आयन से वो बॉडी से एक्सीड आउट होते हैं, जिससे हाइपोकैलेमिया की कंडीशन कॉज हो जाती है, जो क्या है? प्रो इंसुलिन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद में इसी तरह इसके अंदर मीडियम एफिकेसी में दूसरी क्लास आती है अपने थायराइड लाइक डायोटिक्स, मतलब थायराइड की तरह ही वर्क करते हैं। वो कौन से? जिपामाइड और इंडेपामाइड, इस तरह के डायोटिक्स आते हैं। थायराइड लाइक डायोटिक्स आते हैं, वो भी किस पे काम वर्क करते हैं? डिस्टिल ट्यूबल्स पे, जो क्या करता है? सोडियम और क्लोराइड का सिम्पोर्टिंग करता है। उसके बाद में आता है अपना वीक डायोटिक्स। वीक डायोटिक्स में क्या रहता है कि इसमें जो क्लास है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है, एसिटाजोलामाइड है, डोरजोलामाइड है। ये क्या करती है? जो एडिमा वगैरह की कंडीशंस होती है उसके लिए इफेक्टिव रहती है। उसके बाद में अगला अपना आता है स्टेप पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक, अगली क्लासिफिकेशन है, जो क्या करती है? पोटेशियम को स्पेयर करने का काम करती है। अब पोटेशियम को स्पेयर करना किस लिए काम महत्वपूर्ण है? पोटेशियम को स्पेयर करना इसलिए महत्वपूर्ण है कि पोटेशियम आयंस है जो वो हार्ट को कंडक्शन प्रदान करते हैं, इसलिए पोटेशियम के आयंस है वो बॉडी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। जैसे इसके अंदर कौन सी क्लास की ड्रग आती है? स्पाइरोलेक्टिन है, एमिलोइड है या एल्डोस्टेरोन है। ये क्या करती है? पोटेशियम के आयन को स्पेयर करके रखती है, जिससे क्या होता है? वो बॉडी के अंदर हार्ट को क्या है? कंडक्शन का काम करता है। ये किस साइड पे वर्क करती है? कलेक्टिंग डक्ट पे काम करती है। लास्ट जो फोर्थ स्टेप होती है उस पर काम करती है। ये सोडियम और पोटेशियम में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है वो वहां पे क्या होता है? पोटेशियम को स्पेयर करने का काम करती है। बॉडी के अंदर पोटेशियम स्पेयर रहेंगे, जिससे क्या है? वो कंडक्शन का काम करेगी और जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर पेशेंट होते हैं या कार्डियक पेशेंट होते हैं उसके अंदर अच्छे से वर्क करती है। ठीक है, उसके बाद में अपना नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन में ऑस्मोटिक डायोटिक्स। ऑस्मोटिक डायोटिक्स में आता है मैनिटोल, आइसोर्बिट है, यूरिया है, ग्लिसरॉल है। ये क्या काम करती है? ऑस्मोटिक डायोटिक्स ऑस्मोसिस के लिए ये भी डायोटिक्स का ही काम करती है। ये क्या करती है? जो उसका यूरिन का लेवल है उसको भी बढ़ाने का काम करती है। मोस्टली ओवरऑल जो भी अपने ड्रग्स पड़ी है, हाई सेलिंग है, मीडियम है, वीक है, एफिकेसी है, पोटेशियम स्पेयरिंग है, ऑस्मोटिक डायोटिक्स है, इन सभी ने अपना अपना अलग अलग काम किया है। लेकिन साइट ऑफ एक्शन इनकी अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है, यूरिन की वॉल्यूम को एक्सीड आउट करना, मतलब यूरिन की वॉल्यूम को बढ़ा करके और उसको बॉडी से बाहर करना। जिससे क्या होता है? उनके जो सोडियम और वाटर, जो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन है, उनकी इम्बैलेंसिंग हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से क्या होता है? न्यूट्रिशन है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इसको हाइपोनेट्रीमिया भी बोल सकते हो आप। अब अपन बात करते हैं इसके फ्लो डायग्राम के तुरंत थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कैसे कैसे क्या इसका रहता है। सबसे पहले आता है अपना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यहाँ ब्लड वेसल्स आई, ब्लड वेसल आकर के क्या करेगी? ये जो अपन इसके अंदर जो भी है एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो सारा का सारा वेस्ट मटेरियल क्या है? इसके अंदर आएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से यहाँ के छनेगा, ये परफ्यूजन होता है, हाईली परफ्यूजन ऑर्गन होता है। यहाँ से क्या होगा? ये छन करके ये छन्नी की तरह वर्क करता है। यहाँ से क्या होगा? परफ्यूजन होकर के उसका पास आउट होता है। उसके बाद फर्स्ट साइड शुरू होते हैं अपने प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या रहता है कि यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम के आयंस आते हैं या वाटर की कंटेंट है, जितने भी आयंस आते हैं यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। फर्स्ट साइड पे ये रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। इस रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस के अंदर क्या रहता है? 60 से 70% तक अपना रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम और वाटर के आयंस का। उसके बाद में अपना सेकंड स्टेप आती है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले पे क्या रहता है? सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड का ट्रांसपोर्टिंग होती है, जो क्या करता है? इसको एज ए थायराइड डायोटिक्स की तरह वर्क करता है। ये थायराइड डायोटिक्स क्या करते हैं? जो इसमें पोटेशियम आयन है, सोडियम पोटेशियम और इसका ट्रांसपोर्टेशन है, इसको इनहिबिट कर देते हैं, जिससे क्या होगा? ये बॉडी के द्वारा बॉडी से यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उसके बाद में थर्ड स्टेप आती है अपनी डिस्टिल ट्यूब्यूल्स। डिस्टिल ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या रहता है? ये सोडियम और पोटेशियम का ट्रांसपोर्टेशन का रहता है, इसके दौरान क्या होता है? ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। उसके बाद में लास्ट आती है अपने कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर सोडियम और पोटेशियम का आपस में इंटरचेंजिंग होता है। सोडियम आयन बॉडी के अंदर आते हैं और पोटेशियम आयन बॉडी से बाहर जाते हैं। ये कंडीशन हो रही होती है, लेकिन अपने क्या पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स नहीं, वो पोटेशियम को स्पेयर करेंगे और सोडियम को यूरिन के थ्रू बॉडी से आउट कर देंगे। तो ये क्या होता है? इसका प्रोसेस रहती है किसकी?
GFR की ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की प्रोसेस रहती है, जिसके दौरान यूरिन के अंदर अपने को क्या मिलता है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड और यूरिया अपने को मिलता है। तो ये क्या रहा, एक फ्लो डायग्राम था नेफ्रॉन का, जो हमने इसको थोड़ा सा ह्यूमन एनाटॉमी के बिहाव पे इसको जानने की थोड़ी सी कोशिश करी। अब अपन बात करते हैं, ये तो रहा था अपना क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग, इसकी डेफिनेशन के रिगार्डिंग और कुछ एक इसके डायग्राम के प्रोसेस से अपन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। अब बात करते हैं अपने फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल्स के बारे में। अब अपना मेन यहाँ से शुरू होता है सिस्टम। अब फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स में क्या रहता है, फार्माकोकाइनेटिक्स में ADME, एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन में क्या रहता है, जैसे ही ड्रग अपन ली, जैसे सपोज करो किस लाइक की कैटेगरी है अपनी, IV है तो IV देंगे, ओरल है तो ओरल देंगे। जैसे ओरल रूट से दी अपन ने कोई ड्रग्स, या IV रूट से अपन ने कोई ड्रग दी, तो जिस रूट से आप दे रहे हो उस रूट के हिसाब से अपन को वर्क करवाएंगे। जैसे कोई भी ड्रग है, जैसे थायराइड से क्लोरथाइजाइड, हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, तो ओरली टैबलेट ली जाती है, तो अपन क्या करेंगे, द ड्रग आर क्लोरथाइजाइड या हाइड्रोक्लोरथाइजाइड गिवन टू ओरली। उसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन। अब जैसे ही ड्रग अब्जॉर्ब हुई, अब्जॉर्ब होने के बाद में क्या है, वो बायोअवेलेबल होगी, बायोअवेलेबल हुई, बायोअवेलेबल होने के बाद में कितने परसेंट और 60 से 70% बायोअवेलेबल होगी, ठीक है। बायोअवेलेबल होने के बाद में वो पैसिव डिफ्यूजन से है या कैरियर ट्रांसपोर्ट है या आयन मीडिया ट्रांसपोर्ट से, किस मीडियम से ट्रांसपोर्ट हो रही है, हाई साइड से लोअर साइड के साइड जा रही है, जब तक वो इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाए। उसके बाद में क्या है, सेकंड स्टेप अपनी शुरू होती है डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, वो ब्लड है, ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड के अंदर सर्कुलेट होगी, ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड होगी, बाइंड होने के बाद में वो बॉडी के हर एक ऑर्गन तक जाएगी जहाँ उसकी रिक्वायर्ड है, वो पूरी बॉडी के अंदर मूव आउट होगी और वो ट्रांसपोर्टिंग या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद आता है अपना मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ड्रग होता है, उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब एक्टिव से इनएक्टिव, इनएक्टिव से एक्टिव, अनायनाइज से आयोनाइज और आयोनाइज से अनायनाइज के अंदर इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और मेटाबॉलिज्म मोस्टली आप यही मान के चलिए कि मेटाबॉलिज्म वो लीवर के द्वारा ही होता है। लेकिन अगर यहाँ पे अपन बात करें तो क्या है, मेटाबॉलिज्म किडनी के द्वारा हो रहा है, किसका, डायबिटिक्स की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद में एक्सक्रीशन की बात चली रही है अपनी, एक्सक्रीशन है वो किसके दौरान हो रहा है, यूरिन के थ्रू हो रहा है, तो मतलब अपनी ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक नेचर की ड्रग है। ये हुई अपनी फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल के बारे में बात। अब अपन बात करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स प्रोफाइल के बारे में। अब फार्माकोडायनेमिक्स प्रोफाइल शुरू होती है तो उसके अंदर मैकेनिज्म एक्शन के अंदर बताया ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देता है, या दूसरा क्या है, जो ब्लड वेसल्स है उस ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देगा, जिससे क्या है, ब्लड वेसल्स है उसके दौरान जो भी आयंस आ रहे हैं वो क्या होंगे, उसका फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या है, यूरिन की वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगी। अपना पहला पॉइंट आता है CVS। CVS के अंदर क्या है, कार्डियोवास्कुलर, सॉरी CNS। CNS के अंदर क्या रहता है, ये CNS पर एक्टिविटी करेगा। CNS पर क्या एक्टिविटी करेगा, या तो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा या डिप्रेस करेगा। लेकिन अपने क्लास की ड्रग है वो डायबिटिक्स है, ये किसी भी तरह का CNS पे कोई एक्शन नहीं देगी, तो इसलिए CNS पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सेकंड बात करते हैं अपना CVS, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे अपना इफेक्ट आएगा, कैसे आएगा कि जैसे ही अपन ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जैसे यहाँ ये हाईली परफ्यूजन ऑर्गन्स है, यहाँ पे क्या ब्लड वेसल्स ने हमने इंक्रीज किया, ब्लड वेसल इंक्रीज हो रही है तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा तो जिसकी वजह से क्या है, यूरिन का एक्सक्रीशन है वो बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ता है, यहाँ पे बीपी का इफेक्ट रहता है, तो कार्डियो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक्टिव रोल प्ले करेगा। अब CVS कैसे रोल प्ले करेगा कि जो कार्डियक वास्कुलर सिस्टम है इसके अंदर आपका, ये क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा इसमें, जिससे क्या होगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन कोज होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, जो ड्रग देंगे, जैसे अपन थायराइड दे रहे हैं तो थायराइड क्या करेगा, बीपी को डिक्रीज करने का काम करेगा और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में उसको डायलेट करेगा। तो ये क्या रहेगा, इसके अंदर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का एक्शन रहेगा। उसके बाद में फार्माकोडायनेमिक में देखें अपन GIT का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब जैसे अपन थायराइड डायबिटीज को यही लेकर चलते हैं, तो ये क्या करेगी, पेप्टिक अल्सर कोज करेगी, तो ये क्या होगा, एसिड का सीक्रेशन को बढ़ा देगी। ये अपना GIT की प्रोफाइल के अंदर होगा। अब आता है लंग्स। लंग्स के अंदर बात करें तो लंग्स क्या है, हाईली परफ्यूजन ऑर्गन। लंग क्या करेगा, ये इसमें इफेक्ट डालेंगी, जैसे आपका मैनिटोल्स वगैरह इस तरह की ड्रग्स, तो वोलेटाइल नेचर्स की ड्रग्स होती है, वो क्या करेंगी, जैसे हेडेक वगैरह की कंडीशन है वो कोज करेगी। और लंग से क्या है, उसकी वोलेटाइल नेचर्स की ड्रग होती है, जिसकी वजह से क्या उसको हेडेक वगैरह होगा। उसके बाद में सेंसरी ऑर्गन्स पे बात करें तो जैसे सलेवरी ग्लैंड पे इफेक्ट करेगा, ठीक है, या जैसे आईज वगैरह पे अगर कोई इफेक्ट करा तो वो अपने लिख देंगे। लंग्स वगैरह पे अपनी बात हो चुकी है, आई है, नोज है, ईयर है, या सलेवरी ग्लैंड है, इसके ऊपर अगर कोई इफेक्ट आता है तो अपन सेंसरी ऑर्गन के दौरान इसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं। तो ये अपनी क्या हुई, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल्स के बारे में हुआ। अब अपन बात करते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में। जैसे इसका साइड इफेक्ट्स, जैसे थायराइड डायबिटिक्स था, वो क्या करेगा, हाइपोकैलेमिक की कंडीशन कॉज करेगा। कैसे, पोटेशियम क्या है वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, तो क्या है उसमें हाइपोकैलेमिक की कंडीशन कॉज हो जाएगी।
अब इसी तरह से अपन सेकंड बात करें ऑटोटॉक्सिसिटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ये क्या है, लूप डायरेक्टिक्स है जो अपना लूप डायरेक्टिक्स क्या करेगा, ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। अब ऑटोटॉक्सिसिटी क्या होती है, जो अपना ईयर की जो नर्व होती है, एट क्रेनियल नर्व, वो होती है ऑटोटॉक्सिसिटी। अगर वो डैमेज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। ये डैमेज कब होगी, जब इसको कॉम्बिनेशन में लेंगे, किसको, लूप डायरेक्टिक्स की कोई भी ड्रग्स को जब अपन अमीनोग्लाइकोसाइड के साथ कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करती है, और उसी तरह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी कॉज करती है। तो ये क्या है, इसका एक साइड इफेक्ट है। उसके बाद में एक्यूट साइलेंट डिप्लेशन, तो इस तरह की कॉज एक्टिविटी भी है, वो है डायरेक्टिक्स में होती है, वो भी इसमें थायराइड टाइप डायरेक्टिक्स में इस तरह की एक्टिविटी होती है। उसके बाद में हाइपोनेट्रीमिया, एम्बैलेंसिंग तो हो ही जाती है, आयंस वगैरह है उनकी एम्बैलेंसिंग हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, जैसे आपकी बॉडी से यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर आउट हो गए तो क्या होगा, एम्बैलेंसिंग हो जाएगी, इसको बोलते हैं अपने हाइपोनेट्रीमिया। उसके बाद आती है अपनी हिपेटोटॉक्सिसिटी। हिपेटोटॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं ये लीवर को भी इफेक्ट करते हैं, जैसे थायराइड लाइक जितनी भी डायरेक्टिक्स हैं तो ये क्या करती हैं, या इथाकाइनिक एसिड है, ये क्या करती है, लीवर को कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। इसको क्या बोलते हैं अपने हिपेटोटॉक्सिसिटी, लीवर को इफेक्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं अपन यूजेस में। अब इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं अपन, एडिमा में यूज कर सकते हैं, सेरिब्रल एडिमा में और पेरिफेरल एडिमा में। एडिमा क्या होता है, सूजन होती है, वाटर के कंटेंट का क्या होता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं, एडिमा। तो एडिमा को भी क्या है, डायरेटिक्स के तौर पे यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, यूरिन का फ्लो है वो बढ़ जाएगा और वाटर कंटेंट है वो बॉडी से आउट हो जाएंगे। तो एडिमा के ट्रीटमेंट में भी ये इफेक्टिव रहती है। उसके बाद में हाइपरटेंशन में भी इसको यूज करते हैं। हाइपरटेंशन में कैसे यूज करते हैं, ये हाइपरटेंशन के दौरान ड्रग्स में इसको लिया जाता है, और जिसके दौरान क्या होगा, वॉल्यूम है वो बॉडी से उसका डायरेटिक्स है वो इसको क्या करेंगे, इसकी जो बीपी है उसको कम करेंगे, जिससे क्या होगा, इसको अपन हाइपरटेंशन के दौरान भी ड्रग्स में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है, तो फूड पॉइजनिंग में भी अपन इसको यूज करते हैं, जिसके दौरान क्या है, बॉडी से ये यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है जो भी। इसके बाद में ग्लूकोमा में भी यूज करते हैं। ग्लूकोमा में क्या है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर होता है आई का। इंट्राओक्यूलर प्रेशर अगर अपना 10 से 21 mmHg होता है नॉर्मली, अगर ये इससे ज्यादा या इससे कम हो जाए तो क्या है, इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो आई का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या आई के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें क्या है, ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में भी अपने इसको यूज करते हैं। तो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में किस ड्रग की यूज किया जाता है, एसिटाजोलामाइड वगैरह ड्रग है, डोरजोलामाइड है, इस तरह के ड्रग्स है वो ग्लूकोमा में यूज करते हैं। उसके बाद में गाउट्स में भी इसका यूज रहता है। गाउट में कौन से ड्रग का यूज रहता है, थायराइड लाइक डायरेटिक्स होते हैं जितने भी, उनका क्या करते हैं अपन गाउट के ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देते हैं, जो क्या है गाउट के ट्रीटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो इस तरह से करते हुए अपन क्या है, किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन को याद करते हुए और उसके एक एक एग्जाम्पल के साथ करते हुए अच्छे से और इफेक्टिवली अपन किसी भी एग्जाम में पास हो सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।